हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएससी आईएएस प्री में 2014-15 में पूछे गए प्राचीन भारत से क्वेश्चनों को देखेंगे। आइए देखते हैं कि किस टाइप से यूपीएससी प्राचीन भारत से क्वेश्चनों को बनाया था। आइए उनको पढ़ते हैं और आइडिया लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी, और उन्हीं क्वेश्चनों को देख करके हमें आइडिया लगेगा कि आगे किस टाइप के क्वेश्चन बनाएगा। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चनों को। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है। ऑप्शन ए कह रहा 22 मार्च 21 मार्च, बी कह रहा 15 मई या 16 मई, सी कह रहा है 21 मार्च या 30 मार्च, डी कह रहा है 21 अप्रैल या 20 अप्रैल। देखिए, जो इसका कहने का मतलब है, जो शक संवत है, चैत महीना, जो एक चैत जो कहता है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर में सामान्य वर्ष में किस तारीख को दिखाया गया है, जो 365 का सामान्य वर्ष होता है। तो शक संवत कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने शक संवत की स्थापना की थी और शक संवत उन्हीं ने ही चलाया था, कुषाण शासक कनिष्क ने। तो उन्हीं के वजह से आज राष्ट्रीय पंचांग में हम शक संवत को रखते हैं और उसी को राष्ट्रीय पंचांग को हम मानते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है। तो हम देखते हैं 22 मार्च और अथवा 21 मार्च। ये जो है 22 मार्च और 21 मार्च, ये हमारा चैत का महीना दिखाई देता है, क्योंकि चैत में हम 22 मार्च और 21 मार्च को देखते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारा आंसर ये हो गया 22 मार्च और 21 मार्च। ठीक, दूसरा कह रहा भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय दो आदर्शोक्त सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है। देखिए, जो अशोक का चिन्ह है या भारत में जो प्रतीक संप्रतीक है, उसके नीचे कौन सा सत्यमेव जयते है, वो कहाँ से उठाया गया, ये शब्द है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए है कठोपनिषद, ऑप्शन बी है छांदोग्योपनिषद, सी ऐतरेय उपनिषद और डी मुंडकोपनिषद। तो हम देखते हैं मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते को हम देखते हैं और यहीं से ये शब्द उठाया गया है, सत्यमेव जयते। यहीं से मुंडकोपनिषद से ही उठाया गया है, मुंडकोपनिषद। और यह अथर्ववेद के उपनिषद में वर्णित है मुंडकोपनिषद, और मुंडकोपनिषद में ही सत्यमेव जयते दिखता है। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। यानी बुद्ध के जीवन से किन का संबंध था। अवंत एक, दूसरा गांधार, तीसरा कौशल और चौथा मगध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हम देखते हैं निम्नलिखित बुद्ध के जीवन से इनमें चारों में से कौन से संबंधित थे, संबंध था बुद्ध के जीवन में। देखिए, कौशल जो देश था वो बुद्ध के जीवन से बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि कौशल देश की इनकी माता जी थी। मगध इनका खुद का, इनके पिता का था। तो कौशल और मगध इनके बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं, लेकिन ये अवंत और गांधार इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो हम देखते हैं कौशल और मगध, ये तीसरे और चौथे को, तो कौशल मगध इनके जीवन से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 और 4। ये हमारे ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौशल और मगध, कौशल में इनकी माताजी थी, मगध इनका खुद के पिता का राज्य था। तो इन दोनों से ही
इनका संबंध था, बाकी इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। चौथा कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सामंती व्यवस्था का के अनिवार्य तत्व हैं या हैं। पहला कह रहा अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। दूसरा कह रहा है भूमि के नियंत्रण एवं स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। तीसरा कह रहा है सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर ढूंढिए, इनमें से कौन से सही है कथन। तो हम देखते हैं जब सामंती व्यवस्था स्थापित हुई तो इसमें जो राजा था, राजा की स्थिति दुर्बल होती गई और जो अधिपति थे उसके असत अधीन थे, उनकी सत्ता यानी बढ़िया होती चली गई, अच्छी बनती चली गई। जो राजा था उसकी शक्तियां कमजोर पड़ती गई। तो इस वजह से ये राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय और स्थानीय राजनीतिक सत्ता अलग, तो दुर्बल नहीं हुई, ये राजा की सत्ता दुर्बल हो गई, लेकिन जो उसके अधीन थे अधिपति राजाओं की स्थिति बढ़ती गई। तो इस वजह से ये आंसर गलत हो जाता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक, दूसरा कह रहा भूमि के नियंत्रण एवं स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय हुआ। हाँ, सामंती व्यवस्था में हमने देखता है, पढ़ते हैं जब तो देखा जाता है। तीसरा कहता है सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बनना। हाँ, ये भी बात सही थी। ठीक, तो हम देखते हैं 2 और 3, तो 2 और 3 हमारा ऑप्शन बी कह रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा। फिर 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है सम्राट अशोक के राज्याधीशों का सबसे पहले विकूटन यानी डिसाइफर किसने किया था। यानी जो सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे उनकी जो भाषाएं थी उनको किसने पढ़ा था सबसे पहले। ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है जॉर्ज व्हीलर, बी जेम्स प्रिंसेप, सी कह रहा मैक्स मूलर और डी कह रहा विलियम जोन्स। और ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएससी आईएएस प्री में। तो 5वां के अशोक के राज्याधीशों का सबसे पहले विकूटन किसने किया था, तो हम देखते हैं जेम्स प्रिंसेप को। जेम्स प्रिंसेप को इन्होंने ही सबसे पहले उनके लिपि जो थी वो उसको पढ़ा था, उस भाषा को जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। छठा क्या कह रहा है प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र के प्रेम की कहानी है। हाँ, शुंग वंश यानी पुष्यमित्र शुंग जो थे उनके बेटे अग्निमित्र की जो कहानी है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, मालविकाग्निमित्रम में। कहाँ पे, वाल्मीकाग्निमित्रम में। और यह किसकी रचना है, यह हमारे कालिदास की है, कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम, उन्हीं में यह देखने को हमें मिलता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। आप पढ़ते चलिए और आइडिया लेते चलिए कि किस तरीके के क्वेश्चनों को यूपीएससी पूछता है। और यह 2014 फिर 2015 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप पढ़ते चलिए, नॉलेज अगेन करते चलिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।